हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी एस्पिरेंट निखिल। तो जनरल साइंस सीरीज़ का आज का हमारा चैप्टर है जेनेटिक्स। तो आज की वीडियो में मैं आपको जेनेटिक्स का पूरा चैप्टर पढ़ाऊँगी। तो जेनेटिक्स का फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं मेंडल्स लॉज़। मेंडल्स लॉज़ की अगर हम बात करें तो मेंडल जो थे उन्होंने पी प्लांट यानी कि मटर के पौधे पर काम किया था। एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने पी प्लांट पर। तो मेंडल जो थे उन्होंने पी प्लांट क्यों चूज़ किया था अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए? उसकी कुछ ख़ासियत थी, जैसे कि पी प्लांट जो होता है बाइसेक्सुअल प्लांट है एक। तो पी प्लांट की कुछ ख़ासियत हैं, जैसे कि इट ईज़ी टू ग्रो एंड मेंटेन। मतलब ये बहुत ही आसानी से कहीं भी ग्रो किया जा सकता है, आसानी से इसे मेंटेन कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा प्लांट है। दूसरा है नेचुरल सेल्फ पॉलिनेशन, ऑल्सो डू क्रॉस पॉलिनेशन। जैसा कि मैंने बताया कि बाइसेक्सुअल प्लांट है, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन कर सकता है ना? और क्रॉस पॉलिनेशन तो कर ही सकता है। ठीक है, तीसरा है एनुअल प्लांट, मतलब ये कि साल में एक बार जो है ये आसानी से ग्रो कर सकता है। हमें मतलब ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि कब पौधा उगेगा और हमें काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट, सेवरल कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स कंसीडर 7 मेन कैरेक्टर्स। इसमें काफ़ी बहुत सारे कैरेक्टर्स मेंडल को मिल गए थे आसानी से, और मेंडल ने इसमें 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स को लिया था अपने एक्सपेरिमेंट में। 7 मेन कैरेक्टर्स का मतलब है, 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स का मतलब है, जैसे कि टॉल हो गया, ड्वार्फ हो गया, तो टॉल और ड्वार्फ एक पेयर ऑफ कैरेक्टर हो गया। ठीक है? तो ऐसे ही करके उन्होंने 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स यूज़ किए थे अपने एक्सपेरिमेंट में। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मेंडल्स लॉज़ ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब मेंडल ने कौन-कौन से लॉज़ दिए थे। तो मेंडल ने बेसिकली 4 लॉज़ थे मेंडल के, जिनमें से मेन तो हमारे 3 ही होते हैं। तो पहला लॉ है लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर्स, ठीक है? ये पहला लॉ है मेंडल का। दूसरा है लॉ ऑफ डोमिनेंस, थर्ड लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड फोर्थ इज़ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ यूनिट ऑफ कैरेक्टर्स जो है वो मतलब ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट लॉ नहीं था मेंडल के लिए। बेसिकली हम यहाँ पे मेन 3 लॉज़ की बात करेंगे। तो मैं लॉ ऑफ डोमिनेंस से शुरू करती हूँ। पहला लॉ मैं अपनी तरफ से लॉ ऑफ डोमिनेंस मान रही हूँ। सो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या होता है, जैसे नाम से पता चल रहा है, डोमिनेंस मीन्स कोई चीज़ है जो डोमिनेट कर रही है, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। ठीक है? तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या आता है, जैसे कि कोई भी ऐसा कैरेक्टर जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, ठीक है? दूसरे को रिसेसिव कर दे, तो वो क्या कहलाएगा? वो डोमिनेंट कैरेक्टर हो जाएगा। तो इसे हम लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। जैसे कि एक टॉल टॉल यानी कि लंबा पौधा है, एक ड्वार्फ यानी कि छोटा पौधा है। इन दोनों को अगर हम ब्रीड कराएँगे, क्रॉस कराएँगे इनका, तो मान लो हमारा जो ब्रीड आई है, वो निकल के आई है टॉल। तो इसका मतलब कि टॉल वाला जो कैरेक्टर है, उसके जीन्स जो है ना, उसके कैरेक्टर्स एक्सप्रेस हो गए, है ना? तो ये हो गया डोमिनेंस, ठीक है? नेक्स्ट है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या होता है कि टॉल और ड्वार्फ क जब हमने क्रॉस कराया, तो भले हमारे पास टॉल पौधा बन के आया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि जो शॉर्ट प्लांट था, ड्वार्फ प्लांट, उसने अपना जो कैरेक्टर था बौने होने का, मतलब छोटे होने का, वो उसकी मतलब मिक्सिंग हो गई। ऐसा नहीं था कि छोटा वाला पौधा जो होगा वो आगे चल के छोटे से थोड़ा-सा और बड़ा पैदा हो जाएगा। वो जैसा था वो वैसा ही अपने कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करेगा। ठीक है? तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में नाम से ही पता चल रहा है कि कैरेक्टर्स हमेशा सेग्रीगेट रहते हैं, मतलब एक-दूसरे में कैरेक्टर्स कभी मिक्स नहीं होते हैं। ठीक है? नेक्स्ट है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या होता है, नाम से पता चल रहा है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मतलब हर जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, उनकी अपनी ही वो किसी पर डिपेंड नहीं करते। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या होगा कि जैसे एक ही जीन के अगर 2 एलील्स हैं, तो वो दोनों एलील्स जो होंगे वो अलग-अलग कैरेक्टर्स शो करेंगे। ठीक है? अगर टॉल मतलब बड़े वाले पौधे को कैरेक्टराइज़ करेगा, तो दूसरा जो है वो शॉर्ट कैरेक्टर को डिफाइन करेगा। दोनों की कभी मिक्सिंग नहीं होगी। ठीक है? नेक्स्ट मेनली क्या होता है कि ये जो तीनों लॉज़ हैं ना, इनमें से जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है ना, ये यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कोई भी ड्रॉबैक नहीं है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो इसे फ़ॉलो ना करे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हर जगह फ़ॉलो होता है, तो इट इज़ अ यूनिवर्सल लॉ। बाकी लॉ ऑफ डोमिनेंस में अगर आप देखोगे, इसका एक ड्रॉबैक है, जैसे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस नाम का एक होता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि अगर आप रेड फ्लावर लोगे और एक व्हाइट फ्लावर लोगे, उन दोनों को अगर क्रॉस कराओगे ना, तो आपके पास कुछ रेड आ जाएँगे, कुछ व्हाइट आ जाएँगे और कुछ आ जाएँगे पिंक कलर के। तो पिंक कलर के फ्लावर लिए तो हमने, रेड और व्हाइट थे और पिंक कलर के आ गए, मतलब उन दोनों के बीच का कोई कलर आ जाता है, बीच का कोई कैरेक्टर डिफाइन हो गया, ठीक है? तो
जैसे कि अगर आप टॉल और ड्वार्फ को कंबाइन करा रहे हो, तो टॉल आना चाहिए या फिर ड्वार्फ बनना चाहिए हमारा प्लांट। लेकिन अगर बीच की हाइट का कोई प्लांट बन गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हुई, पूरी तरह से कैरेक्टर कोई एक्सप्रेस नहीं हो पाया, ठीक है? तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को वायलेट कर रहा है ना? तो इसके ड्रॉबैक तो हैं। ऐसे ही लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का भी एक ड्रॉबैक है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक ड्रॉबैक जैसे कि हम देख कह सकते हैं कंप्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज में क्या होता है कि जो दोनों पेरेंट्स होते हैं ना, उन दोनों का ही कैरेक्टर पूरी तरीके से मिक्स मिक्स हो जाता है, ठीक है? मतलब ना टॉल रहता है, ना ड्वार्फ रहता है, पूरा कंप्लीट लिंकेज हो जाता है। जबकि हमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है कि कैरेक्टर्स जो हैं वो मिक्स नहीं होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो याद रखिएगा कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो यूनिवर्सल लॉ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स की, ठीक है? तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स में हम बात करेंगे कि कौन-कौन से डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है? और उनके क्या-क्या डिफेक्ट्स हैं और क्या-क्या सिम्पटम्स शो करते हैं वो। तो पहला जेनेटिक डिसऑर्डर है हमारा डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। इसमें क्या होता है, 21st क्रोमोसोम में मतलब 21st क्रोमोसोम में गड़बड़ हो जाती है इसमें। ट्राइसोमी का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारे पास एक्स एक्स, ठीक है? दो फीमेल के पास एक्स एक्स 2 क्रोमोसोम है। तो अगर कहीं पर एक्स एक्स के साथ एक और आ गया, है ना? जैसे 21st क्रोमोसोम है तो एक और ऐड हो गया, तो कितने हो जाएँगे, एक्स 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 3 एक्स हो जाएँगे, तो ट्राइसोमी हो गई, ठीक है? तो यहाँ पे 21st क्रोमोसोम में गड़बड़ी हो जाती है। इसके सिम्पटम्स हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड डेवलपमेंट डिले। मतलब इसमें क्या होता है कि इंसान जो है मतलब डिसेबल हो जाता है और उसकी जो डेवलपमेंट होती है ना, जैसे ओवरऑल जितने टाइम में होनी चाहिए उतने टाइम में नहीं हो पाती। नेक्स्ट है सिस्टिक फाइबर्स। सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होती है, इसमें फेलर ऑफ क्लोराइड आयन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है, क्लोराइड आयन जो होता है वो बॉडी में ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है, मतलब फेलर हो जाता है क्लोराइड आयन के ट्रांसपोर्ट में। इसके सिम्पटम्स ये हैं कि म्यूकस की क्लॉगिंग हो जाती है, मतलब म्यूकस की ब्लॉकेज हो जाएगी, कहाँ पर लंग्स में हो जाएगी, लिवर में, पेनक्रियाज में, है ना? नेक्स्ट है हंटिंगटन्स डिजीज़। हंटिंगटन्स डिजीज़ की बात करें तो इसका डिफेक्ट क्या होता है, डिफेक्टिव जीन ऑन क्रोमोसोम 4, मतलब क्रोमोसोम 4 पर गड़बड़ हो जाती है। सिम्पटम्स क्या हैं इसके, ब्रेन टिश्यू ग्रेजुअली डिलीटोरियस इन मिडल एज 30 एज और 40 एज। इसमें क्या होता है कि ब्रेन टिश्यू जो होता है ना, उसमें हमारी जो मतलब मिडल एज होती है, मतलब ना जब छोटे होते हैं ना ज़्यादा बड़े होते हैं, तो मिडल एज पर क्या होता है, ब्रेन टिश्यू में हमारी गड़बड़ हो जाती है। सिकल सेल एनीमिया ये तो बहुत कॉमन है, हम जानते ही हैं। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, एब्नॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, मतलब जितना हीमोग्लोबिन बॉडी में होना चाहिए उस उतना नहीं होता। एब्नॉर्मल मतलब कि जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। इसके सिम्पटम्स क्या हैं, ब्लड सर्कुलेशन पुअर, मतलब बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन जितना होना चाहिए उतना नहीं होगा, मतलब बेसिकली हम कह सकते हैं खून की कमी हो जाती है, ठीक है? सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि जनरली हमारे आरबीसीज़ जो होते हैं ना, जिस शेप नॉर्मल शेप के होते हैं, उससे उसकी बजाय वो कैसे हो जाते हैं, थोड़े से सिकल मतलब पिचके से हो जाते हैं। तो उनमें क्यों पिचके से क्यों हो जाते हैं, क्योंकि खून की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है हीमोफीलिया ना। हीमोफीलिया की बात करें तो ये डिफेक्टिव ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8, ठीक है? इसमें क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है 8, मतलब ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, जो हमारे ब्लड को क्लॉट करके रखते हैं, ठीक है? मतलब लेकिन इसमें क्या होता है, ये 8 वाला जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है उसमें गड़बड़ हो जाती है। इसके सिम्पटम्स ये हैं, ब्लड फेल्स टू क्लॉट, मतलब अब क्लॉटिंग फैक्टर का काम था ब्लड क्लॉट कराना, है ना? और किसी भी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर में अगर कोई डिफेक्ट हो जाता है, तो वो क्या करेगा, क्लॉट नहीं करा पाएगा, और क्लॉट नहीं होगा ब्लड तो क्या होगा, ब्लड बहता जाएगा, उसका ब्लड रुकेगा ही नहीं। नेक्स्ट है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया क्या होता है, लेस हीमोग्लोबिन देन नॉर्मल, मतलब जितना नॉर्मल हमारी हीमोग्लोबिन की चेन्स होती हैं, ठीक है? उसमें जितने नॉर्मल्स हमारे जीन्स होने चाहिए, उसमें किसी एक जगह पे गड़बड़ हो जाती है, तो हीमोग्लोबिन की चेन जो है वो थोड़ी-सी रिड्यूस हो जाएगी, छोटी हो जाती है। इसके सिम्पटम्स हैं फेटेग मतलब चक्कर आना, वीकनेस, कमज़ोरी कमज़ोरी महसूस होना, पेनलेस मतलब थोड़े से पीले पड़ जाते हैं, तो ये इसके सिम्पटम्स हैं। नेक्स्ट है टाई सेक्स डिज़ीज़। टाई सेक्स डिज़ीज़ में क्या होता है, डिफेक्टिव एंजाइम है हेक्सोसेमिनिडेज़ ए में। इसमें मतलब ये एक एंजाइम है, इसकी कमी हो जाती है तो ये डिज़ीज़ हो जाती है। इसके सिम्पटम्स क्या हैं, डिटेरियोरेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्फेंट्स में। मतलब हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करके रखता है, उसमें गड़बड़ हो जाती है, और ये ज़्यादातर जो इन्फेंट्स होते हैं ना, छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, उन्हीं में देखने को मिलता है, बड़े लोगों में ज़्यादा नहीं होता ये।
नेक्स्ट है फिनाइलकीटोन्यूरिया। फिनाइलकीटोन्यूरिया में क्या होता है, डिफेक्टिव एंजाइम फिनाइलिन हाइड्रोक्सिलेज। एक फिनाइलिन हाइड्रोक्सिलेज नाम का एंजाइम होता है, उसमें डिफेक्ट हो जाता है, मतलब उसकी कमी हो जाएगी तो फिनाइलकीटोन्यूरिया हो जाएगा। और इसके सिम्टम्स ये हैं कि ब्रेन फेल्स टू डेवलप इन्फेंसी। मतलब इसमें क्या होता है कि हमारा ब्रेन जो है वो मतलब प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाएगा, मतलब हम कह सकते हैं मेंटल रिटार्डनेस आ जाती है इंसान में, ठीक है। नेक्स्ट और हमारे जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उनकी बात करते हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है, इसमें एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम आ जाती है मेल्स में। मतलब मेल्स में क्या होता है, हमारे पास एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है, ठीक है। ये हमारी नॉर्मल कंडीशन में मेल के पास एक्स और वाई होंगे, लेकिन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है एक्स क्रोमोसोम की, ठीक है, मेल्स में। अब आप एक चीज़ देखिए कि एक्स क्रोमोसोम जो होता है ना वो फीमेल कैरेक्टर्स के लिए होता है और वाई क्रोमोसोम मेल कैरेक्टर्स के लिए होता है, ठीक है। फीमेल जो होती है उसके पास एक्स एक्स होते हैं, मेल के पास एक्स वाई होता है। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या हो जाता है, मेल के पास एक्स वाई के साथ एक और एक्स आ गया तो एक्स एक्स वाई हो जाता है। इसका मतलब कि फीमेल कैरेक्टर थोड़ा और ज़्यादा आ जाता है इसके पास। तो इसमें क्या होता है, मेल में थोड़े से फीमेल कैरेक्टर्स दिखाई देने लगेंगे, मतलब उनकी कि फीमेल जैसे मतलब लॉन्ग हेयर्स आ जाना, ठीक है ना, वॉइस थोड़ी सी हाई पिच हो जाती है, ऐसे करके। और ये चीज़ याद रखिएगा कि नॉट इनहेरिटेड, मतलब ये इनहेरिटेड नहीं है, ऐसा नहीं है कि मतलब कि हमारे पूर्वजों में था तो हमारे अंदर आया, मतलब हमारे पेरेंट्स में है तो हमारे अंदर आएगा ही आएगा, ये इनहेरिटेड नहीं होता। नेक्स्ट इसके सिम्पटम्स क्या होते हैं, लो टेस्टोस्टेरोन और रिड्यूस द मसल मास। मतलब टेस्टोस्टेरोन बेसिकली क्या होता है, मेल्स में एग्रेसिवनेस को बढ़ाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाती है और इससे क्या होता है, मसल्स मास जो है बॉडी में वो थोड़ा सा कम कम हो जाता है। मतलब इंसान बेसिकली हम कह सकते हैं थोड़ा पतला सा, लड़की जैसा थोड़ा सा दिखने लगता है, मसल मास कम हो जाता है उसमें। नेक्स्ट है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, ओनली वन एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल, ठीक है। इसमें क्या होता है, फीमेल में बेसिकली हमारे पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, बट इस डिफेक्ट की वजह से क्या होता है, सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम रह जाता है। तो हम कह सकते हैं कि फीमेल में जो 2 एक्स क्रोमोसोम थे उसमें से एक एक क्रोमोसोम एक्स रह गया, तो फीमेल के जो कैरेक्टर्स हैं वो थोड़े से रिड्यूस हो गए, ठीक है। तो अब ये जो फीमेल होगी ना वो स्ट्राइल होगी, इनफर्टाइल हो जाएगी। इसके सिम्पटम्स क्या हैं, शॉर्ट स्टैचर होना, डिलेड प्यूबर्टी, इनफर्टिलिटी एक्सेट्रा। शॉर्ट स्टैचर मतलब छोटी हाइट रह जाना, बौने रह जाना, ठीक है। डिलेड प्यूबर्टी, प्यूबर्टी आती है तो मतलब जनरली ट्वेल्थ ट्वेल्थ की एज में जो ग्रोथ होती है फीमेल या की ना हो जाती है, लेकिन इसमें क्या होता है, प्यूबर्टी डिले हो जाती है, इनफर्टिलिटी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, कोन्स कोन्स क्या होते हैं, कलर सेंसिटिव सेल्स होते हैं। ये सेल्स होते हैं जो मतलब लाइट को एक्सट्रैक्ट करते हैं, लाइट को लेते हैं और उसी से हमें कलर पहचानने में मदद मिलती है, ठीक है। ये कोन्स क्या होते हैं, आइदर मिसिंग और डू नॉट वर्क प्रॉपर्ली एक्स क्रोमोसोम। तो कलर ब्लाइंडनेस में क्या होगा, कोन्स क्या कर रहे थे, लाइट को डिटेक्ट कर रहे थे, लेकिन अगर कोन्स खराब हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा, हम कलर पहचान नहीं पाएंगे। बेसिकली ग्रीन और रेड कलर में देखने में ज़्यादा दिक्कत होती है कलर ब्लाइंडनेस में। इसके सिम्टम्स हैं, इनेबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द सर्टेन कलर्स। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि रेड एंड ग्रीन, तो क्या होता है, रेड और ग्रीन को इंसान जो है ठीक से पहचान नहीं पाता कि कौन सा रेड है कौन सा ग्रीन है, तो ये कलर ब्लाइंडनेस होती है। नेक्स्ट है डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इसमें क्या होता है, म्यूटेशन इन जीन फॉर डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन। इसमें क्या होता है, डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन में क्या होता है, म्यूटेशन हो जाती है और एक्स क्रोमोसोम में ही होती है। इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं इसके, मसल डिजेनरेशन, मसल जो है वो डिजेनरेट हो जाती है, ठीक है। तो ये था हमारा जेनेटिक्स का चैप्टर। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। बेसिकली जेनेटिक्स में वैसे तो बहुत ही लेंदी चैप्टर्स होते हैं, बट सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही थे, तो आप इतना भी कर लेंगे तो आपके लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।